जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब 4-5 चैप्टर्स है जिससे आपके कम से कम 8 क्वेश्चन आने हैं। उससे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। बस आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी आप लोगों के लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे बिल्कुल जोश में तैयार हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मोमबत्ती में होता है, मोमबत्ती में क्या होता है, यही पूछा गया है। सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोमबत्ती में पाया क्या जाता है? मधुमक्खी का मोम तथा पैराफिन मोम, की दूसरा ऑप्शन है मधुमक्खी का मोम तथा स्टीयरिक अम्ल, या फिर तीसरा पैराफिन मोम तथा स्टीयरिक अम्ल, या फिर चौथा उच्च वसीय अम्ल। तो हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग याद भी कर रखते हैं अपने हिसाब से कि पैराफिन मोम तथा स्टीयरिक एसिड इसमें पाया जाता है। कौन कौन सा? पैराफिन मोम और स्टीयरिक एसिड। आप लोग याद कर लीजिए कि मोमबत्ती में क्या क्या पाया जाता है। मोमबत्ती में हम लोग को मिलता है पैराफिन मोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराफिन वैक्स कहते हैं। और स्टीयरिक एसिड पे मिलता है, क्या मिलता है? स्टीयरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, क्लियर? एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता हो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन 2014 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। तो बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, सभी बच्चों को बिल्कुल आशा करता हूँ एकदम से याद होगा ये। क्या होता है वो? डीडीटी। क्या होता है? डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइक्लोरो ट्राईक्लोरोइथेन। ठीक है, डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। आप लोग इस फुल फॉर्म को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये फार्मूला, मतलब जो डिफिनेशन जो इसका है, बहुत ज़रूरी है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से ये बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सल्फापायरिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। सल्फापायरिडीन एक ड्रग होता है। क्या होता है? एक ड्रग होता है जिसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। और ये जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहाँ से मिलता है। सल्फा ड्रग्स जो होते हैं वो मेनली कहाँ से निकाले जाते हैं? एक होता है सल्फानिलैमाइड। क्या होता है? सल्फानिलैमाइड। क्या होता है? सल्फानिलैमाइड। जितने भी सल्फर ड्रग्स पाए जाते हैं, चाहे वो सल्फापायरिडीन हो, चाहे वो सल्फाडाइजीन हो, चाहे गुआनिडीन हो, ठीक है, 3 चीज़ें से मिलती हैं। जो चीज़ें क्या करती हैं? दवाइयों के रूप में औषधियों के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो पहला उसमें क्या है? सल्फापायरिडीन, जिसका इस्तेमाल किस में करते हैं? जब निमोनिया रोग होता है। क्या होता है? निमोनिया रोग होता है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? सल्फापायरिडीन। और वो मिलता है किससे? आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, वो किससे मिलता है? सल्फानिलैमाइड से। ठीक है, सल्फानिलैमाइड से। अब आपको बता देते हैं यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिए कि एक होता है सल्फाग्वानिडीन। क्या होता है? सल्फाग्वानिडीन। सल्फाग्वानिडीन क्या होता है? ये भी एक सल्फा ड्रग ही होता है, जो किससे मिलता है? सल्फानिलैमाइड, जो भी मैंने लिखा है। ये क्या हो? ये भी एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? दमा रोगियों के लिए। किसके लिए? दमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो खांसी बार बार आती रहती है, उन सभी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंटीबायोटिक होता है, एनाल्जेसिक होता है। मतलब एनाल्जेसिक क्या होता है? जो दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं शरीर के दर्द के रूप में। शरीर का दर्द क्या होता है? इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एनाल्जेसिक। जैसे आपको अगर अगले क्वेश्चन में किसी में आ गया कि एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो वो दर्दनाक के रूप में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घाव धोने के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान है, लेकिन आपके 2014 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आया था। हजामत बनाने वाले साबुन से उत्पन्न झाग को सुखाने के लिए निम्न पदार्थ को प्रयुक्त करते हैं। हजामत मतलब किसकी बात करें? दाढ़ी बनाने के लिए जो साबुन से उत्पन्न झाग होता है, उसको सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको क्या करना था? याद, मेमोराइज वाला क्वेश्चन था। अगर आपको रिमेंबर हो तो मैंने इसको करा रखा है। इसके लिए क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? मैंने कई बार बताया है,
CH2OH, ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? जिसमें 3 OH लगे होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्साइड के तीन ग्रुप लगे हुए होते हैं, ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइड के लगे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। आप लोग को याद हो गया, हजामत बनाने के लिए, उत्पन्न झाग को मिटाने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, सुखाने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल की बात कर रहा है, और एसिटिक एसिड, ब्यूटाडाइन या फिर एथिलीन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीमर, बहुलक में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है, बहुलक में इसको पढ़ा होगा। बहुत ही मतलब इतना आसान क्वेश्चन है कि मतलब आप देखिए, सीधा टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? एडिपिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एडिपिक एसिड का, ठीक है। याद हो गया आप लोगों को? इसको क्या करना है ना, आपको याद करना है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल, किसके क्या प्रयोग करते हैं? एडिपिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कृत्रिम साबुन है, कृत्रिम मतलब किसकी बात कर रहा है? आर्टिफिशियल, मैन मेड जो साबुन होता है या फिर आर्टिफिशियल जो सोप होता है, वो किससे मिलकर के बनाया जाता है, ठीक है, आपको यही बताना है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया? सोडियम स्टीयरेट दिया है, लॉरिक सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, सोडियम लॉरिल सल्फेट दिया है, और लॉरिल अल्कोहल दिया है। आपको इन सभी का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद करना, क्योंकि इन सभी के फॉर्मूलेज बहुत बड़े बड़े होते हैं और बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है आपके लिए। तो आप लोगों को खाली इसमें याद कर लेना है कि साबुन, कृत्रिम साबुन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कृत्रिम साबुन है बनाने के लिए तो क्या इस्तेमाल करते हैं? सोडियम स्टीयरेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कृत्रिम साबुन जब हम लोग बना लेते हैं तो क्या बनता है? सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या बनता है? सोडियम लॉरिल सल्फेट। इसी को साबुन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। कृत्रिम साबुन क्या है? सोडियम लॉराइल सल्फेट, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? TNT का पूरा नाम। किसकी बात कर रहा है? TNT का पूरा नाम। देखिए आप अभी मैंने बात कर रहा था ना, DDT का फुल फॉर्म पूछ रहा था मैं। सोचिए आपके सामने फिर से आ गया है क्वेश्चन कि TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। टेट्रा नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रो टेट्राएमीन, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, टेट्रा नाइट्रो टेट्रामीन, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप ट्रिक करना है कि क्या, कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। TNG का फुल फॉर्म। फिर देखिए फुल फॉर्म पे एक क्वेश्चन है कि TNG का फुल फॉर्म क्या होता है? TNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी याद करने वाली चीज़ थी। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत ही आसान चीज़ थी, याद करना था खाली आपको। इन सभी चीज़ों में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग चीज़ें आपको याद करनी होती है, जैसे इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक में आपका याद करते हैं, उसमें भी याद करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें हैं, अगर आप आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, पॉलिटेक्निक में आप करने जाएंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे पॉलीमर बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं, ठीक है, उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेथिलीन ब्लू, ग्लिसरीन, गैलिक अम्ल या फिर गोंद मिलाते हैं। ये भी आप लोगों को बिल्कुल याद होगा कि स्याही में चमक लाने के लिए आप देखते हो कि स्याही चमकती रहती है, और जब फैलने से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गोंद। गोंद क्या होता है? गोंद डेंसर होता है। क्या होता है? ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड के रूप में होता है। क्या होता है? सेमी सॉलिड के रूप में होता है, इसलिए क्या होता है, इसको आसानी से इसमें मिला दिया जाता है, जिससे इसको फैलने से ये रोकता है। अगला क्वेश्चन 2008 में आपके पेपर में आया है। क्लोरोफॉर्म है एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ज्वरनाशक। अभी मैंने बताया था ज्वरनाशक क्या होता है, निश्चेतक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म किस में इस्तेमाल करते हैं? निश्चेतक। निश्चेतक क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी आदमी को जब ऑपरेशन किया जाता है, जब किसी आदमी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उसके रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोगों को बेहोश करने के लिए काम में आता है। ऑपरेशन अगर कोई डॉक्टर करता है तो वो बेहोश करके करता है, ठीक है, नहीं तो आदमी को दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और एंटीबायोटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो क्या करता है? बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में बनते हैं उनको कम करने के लिए
इस्तेमाल करता है, बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है। और एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है? जो नाड़ी तंत्र से रिलेटेड, जैसे जिनको नर्वस सिस्टम से कोई दिक्कत है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है। अज्वरनाशक बुखार में क्या इस्तेमाल किया जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैरासीटामॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए, खनिज से प्राप्त एक औषधि है। खनिज क्या होता है? मिनरल। मिनरल से प्राप्त एक औषधि है। औषध मतलब किसकी बात कर रहा है? मेडिसिन की बात कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? काकोलिन, इंसुलिन, मार्फिन, एट्रोपिन। ये क्वेश्चन 2014 में भी जल्दी से लेटेस्ट ही आया है। तो क्या हो जाएगा? काकोलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काकोलिन। ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। खनिज से प्राप्त क्या हो गया? काकोलिन। वेरोनल एक औषधि है। वेरोनल एक औषधि है। किसकी औषधि? वेरोनल। अभी जस्ट मैंने बताया, एग्जाम्पल नहीं बताया था। देखिए आपको ये पिछला वाला क्वेश्चन कौन सा? क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे थे। क्लोरोफॉर्म में मैंने क्या क्या बताया आपको? एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ज्वरनाशक, निश्चेतक। अभी आप लोगों को मैं बता रहा था। अब देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि मैंने बताया क्या कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं एंटी डिप्रेसेंट। किसका? जिसमें नाड़ी तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को क्या करने के लिए? रिलैक्स करने के लिए, उसको एकदम शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब वही निद्राकारी पोज में, मतलब उसको नींद लाने के लिए, मतलब वो एकदम रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स कैसे होगा? वो नींद लाने के लिए, मतलब जब उसका जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जब ज़्यादा काम करना बंद कर देगा, जैसे अगर हम लोग सोचते हैं तो बहुत तनाव लेते हैं, सोचने लगते हैं तो स्ट्रेस लेने लगते हैं, उससे क्या होता है कि दिक्कत होती है, जिसको नर्वस सिस्टम की कोई भी दिक्कत होती है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जटिल यौगिक। जटिल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड। संतृप्त क्या होता है? सैचुरेटेड। और असंतृप्त क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड वह होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और जबकि अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और जटिल यौगिक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारा, जिसमें 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल बहुत सारे कार्बन कार्बन आपस में लिंक होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि प्लास्टिक क्या होता है, कि संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड है। बस एकदम आसान सा क्वेश्चन था, मैंने हो सकता है इसके पहले बताया हो आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उच्च बहुलक है, हाई पॉलीमर है, मतलब इसके पॉलीमर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड भी है और हाई पॉलीमर भी है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी याद कर लिया आप लोगों ने। प्लास्टिक क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और उच्च बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, करते हैं। सैपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है। सैपोनिफिकेशन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सैपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसको साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने प्रक्रिया पढ़ रखी होगी। जब उच्च वसीय अम्लों की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं हम तो साबुन तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, यही क्रिया जो होती है वो सैपोनिफिकेशन या फिर साबुनीकरण कहलाती है। क्या होता है? जब फैटी एसिड्स क्या मिलते हैं? जब फैटी एसिड्स किससे मिलते हैं? फैटी एसिड्स मिलते हैं बेस के साथ। किसके साथ मिलते हैं? बेस। जैसे बेस की दुकान में क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। तो यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से हमको मिलता है सोप, साबुन और प्लस ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको मैंने इसलिए इसको लिखवा दिया क्योंकि अगर आपको दिमाग में रहेगा ये चीज़ तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन। ये सब कुछ किसका है? या सब कुछ आप लोगों किस में पढ़ेंगे? पॉलीमर में पढ़ेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। क्लास 12 की ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सभी का क्या क्या पढ़ना होगा आपको? उस सभी का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पढ़ना ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना है कि ये प्लास्टिक है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इससे ये क्या बनेगा, बस यही छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप लोग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? क्या होगा? बेकेलाइट होगा। क्या होगा? बेकेलाइट। आप लोगों ने इसको कई बार किया होगा क्वेश्चन, अगर नहीं किया हो तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या होता है? बेकेलाइट होता है। ठीक है, एक बेकेलाइट होता है और दूसरा क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण? एक बेकेलाइट और दूसरा होता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। आप इसको भी याद कर लीजिए, हो सकता हो
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो बेकेलाइट का एग्जाम्पल दे रखा है, उसी जगह पे आपको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन भी अगर दे रखा हो, तो आप अगर क्वेश्चन अभी करे रहेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि हाँ मुझे ये टिक करना था। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन अमोनियम नाइट्रेट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? अमोनियम नाइट्रेट दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है जहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास दे रखा है, आपसे यही पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी इस अमोनियम नाइट्रेट में। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आपको पता करनी है इसमें। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि टोटल इसका भार निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। ठीक है, इस कंपाउंड का आप वेट निकाल लेंगे, कितना इसका वेट है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। क्या करेंगे? 14 प्लस हाइड्रोजन 4 एटम है तो 4 गुणे 1 प्लस नाइट्रोजन का फिर से 14, 3 एटम 16, 3 48 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। क्या जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2। और आप देख पा रहे हैं कि 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट किसे बन रहा है? 28 ग्राम N2। 28 ग्राम N2 की उपस्थिति में 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो यहाँ पे प्रतिशतता पूछी जा रही है। देखिए आप सब ये सब परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, प्रतिशत मात्रा भी पूछी जा रही है, तो आपको सीधा क्या करना है कि 28 ग्राम क्या हो गया नाइट्रोजन जो इसमें प्रेजेंट है अपान टोटल गुणे 100 कर देंगे यहाँ पे। तो 20 चौक 80, 20 25 100, 4 7 28, 7 5 35। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही आसान सा, बहुत ही मतलब प्रेम से एकदम मुलायम सा हलवा सा क्वेश्चन था। आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आप लोग लगातार गर्दम मचाते रहिए, इतने आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी फिर से लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग होता है। मतलब जब हम लोग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं, क्या करते हैं? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जब हम लोग आकलन करते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग होता है। क्या होता है? सोडियम निष्कर्षण समय क्या होता है? नीला रंग निकलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमने कराया था क्वेश्चन, ये क्या है? प्रशियन ब्लू। क्या है? प्रशियन ब्लू। क्लास के टाइम में मैंने कराया था, जब आप लोग के लिए थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल चल रहे थे तो मैंने कराया था। इसको क्या कहते हैं? प्रशियन ब्लू। प्रशियन क्या होता है? प्रशियन होता है हल्का नीला। प्रशियन ब्लू मतलब हल्का नीला। क्लियर हो गया? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, कभी कभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन से आता है। एक इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा पता करना, ऑक्सीजन की मात्रा पता करना। इसमें हम लोगों ने लेसेन टेस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लेसेग्ने टेस्ट पढ़ा था। हाइड्रोजन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, इन चीज़ों की पता करने के लिए ये चैप्टर होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया हमको दे रखी है जिसमें हमको एसिटिक एसिड दे रखा है CH3COOH प्लस 2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के दोनों के क्या है? दोनों हम लोग को क्या दे रखे हैं? रीएजेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? रीएजेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? रीएजेंट दे रखे हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कैटलिस्ट भी कह सकते हैं या फिर उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको उत्प्रेरक यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आपको यही करके बताना है कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि एसिड है, एसिड में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन को जब हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अपचयन की प्रक्रिया आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। अपचयन, इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना किसी भी कंपाउंड में क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जब आप जानते हैं कि एसिड से एसिड में जब अपचयन हो, आप कहीं भी देखेंगे, याद कर लीजिए आप लोग, जब एसिड से अपचयन हो, क्या हो? एसिड का जब अपचयन हो, किसका? आप हाइड्रोजन का एडिशन देख लीजिए या फिर ये रिएजेंट आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इन दोनों का रिएजेंट देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ से क्या बनता है? अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। और ठीक जस्ट इसका उल्टा है, अगर यहाँ पे आपको अल्कोहल दे रखा है और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा? वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाएगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा बता देता हूँ जिससे आप लोगों को और क्वेश्चंस करने में हेल्प हो जाए। अब सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एसिड से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको? एसिड से क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो एसिड यहाँ पे अल्कोहल आप देख रहे हैं, सभी अल्कोहल है। अब आप कैसे पहचानेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन। अब देखिए आप 2 कार्बन
कहाँ पे मिल रहा है, जो कि पूरा सेटिस्फाई कर रहा हो अल्कोहल के रूप में। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH ही मिलेगा हमको, 2 कार्बन का अल्कोहल आपको मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेनॉल बन, क्या मिलेगा, इथेनॉल। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग क्वेश्चन। इथेनॉल मतलब इथेनोइक एसिड से क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। इथेनोइक एसिड से क्या मिला हमको, इथेनोइक एसिड से हमको क्या मिला, इथेनॉल मिला। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, किसका, आग बुझाने के लिए, मतलब अग्निशामक के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम याद करने वाला क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। यूरिया का सूत्र होता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, H2CuNH2, क्या होता है, NH2CuNH2, बिल्कुल बिना देखे कर लेना है। पॉलिटेक्निक 2013 में इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोगों को इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो आपके दिमाग में एकदम से छप जाए, मतलब भूलने का नाम ही न लें, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रात को रटेंगे, दिन में सफ़ा हो जाएगा, दिन से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। फॉस्जीन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, किसकी बात कर रहा है, फॉस्जीन पूछ रहे हैं। फॉस्जीन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉस्जीन कहते हैं, या फिर कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, इसी को हम लोग फॉस्जीन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको आपको याद करना। तो सोचिए आप लगभग कितने क्वेश्चन में आपको फिर फॉर्मूले से करा चुका हूँ। अगर आप ध्यान से सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने और अयस्क पढ़ रखा होगा, जैसे आप लोगों ने मैग्नेसाइट और उसके बाद बहुत सारे कैसेराइट, उसके बाद कार्नालाइट, ये सब पढ़ रखा होगा। उसमें आपने ये सब भी चीज़ें पढ़ रखी होंगी कि फॉस्जीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉस्फोनिल क्लोराइड, उसके बाद IUPAC नेमिंग, इन सभी से अगर खाली आप चीज़ों को कुछ याद ज़्यादा कर पाते हैं, डेटा अगर आप कलेक्ट कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके ढेर सारे क्वेश्चन आसानी से कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होता है। पॉलीथीन जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं सब्जियां लाने के लिए और सभी चीज़ों को लाने के लिए, 2014 में आया वो क्वेश्चन है, को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है, मतलब इसका क्या पूछ रहा है ये, पॉलीथीन क्या है इसका, पॉलीथीन इसका पॉलीमर, इसका बहुलक है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इसका मोनोमर पूछ रहा है, आपसे इसका क्या पूछ रहा है, एकलक पूछ रहा है, आपको इसका एकलक पूछ रहा है, जबकि आपको इसका बहुलक दे रखा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग करके बताइए इसको क्या हो जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, पॉलीथीन है, आप देखेंगे नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ होता है, पॉलीथीन। इथीन आ रहा ना अंत में, क्या रहा है, पॉलीथीन, पॉलीथीन। आप नाम से देखिए तो इथीन आ रहा है। इथीन आप तुरंत जान जाइए कि इथीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, C2H4 पढ़ा था। क्या पढ़ा था, C2H4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथीन। इसी को इथीन कहते हैं, इसी को एथिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को एथिलीन भी कहते हैं, इसी को एथीन भी कहते हैं, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नाम में ही रखा गया इसका आंसर इथीन, आप तुरंत हिट कर लीजिए आपके दिमाग में, C2H4। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नाखून पालिश परिमार्जक में क्या उपस्थित होता है। जब नाखून पालिश लड़कियां लगा लेती हैं तो आप देखती हैं लड़कियां, माएँ, बहनें सब लगाती हैं तो क्या करती हैं, उसको हटाती हैं, उसको रिमूव करती हैं। तो एक छोटा सा मतलब ट्रांसपेरेंट सा एक, मतलब पानी के कलर का एक लिक्विड होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं, मैंने जो देखा मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या मिला हुआ होता है, आपसे यही पूछा जा रहा है, उसमें क्या मिला हुआ होता है। तो आपको बिल्कुल याद कर लेना क्या मिला होता है, एसीटोन मिला होता है। क्या मिला होता है, एसीटोन मिला होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, क्या मिला होता है, एसीटोन मिला होता है। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए कि नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी। ओजोन मतलब O3 की बात कर रहा है और किससे मिल रहा है, मीथेन, CH4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा। मतलब यहाँ पे लिया हमने मीथेन, यहाँ पे हमने ले लिया ओजोन, इससे मिलकर के क्या बनेगा। तो बस आपको याद कर लेना, यहाँ से क्या मिलता है, HCHO मिलता है। क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है,
HCHO को क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं या फिर मीथेनल्डिहाइड कहते हैं। ये इसका IUPAC नेम हो गया मीथेनल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम, इसका सामान्य नाम क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। ओजोन और मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, मीथेन गैस को तैयार किया जा सकता है, मीथेन गैस कैसे बनाया जा सकती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 के मिश्रण को निकिल के बारीक चूर्ण में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करके आप लोगों ने मीथेन के रिएक्शन में, मतलब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, मीथेन को बनाने की विधि में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पहला ही आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला ही आंसर यहाँ पे दे रखा है एकदम सही, ठीक है, पहले ही आंसर दे रखा है एकदम सही। कैसे बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया हमने, उसमें क्या मिला दिया, H2 मिला दिया, हाइड्रोजन गैस, और आप क्या देख रहे हैं, निकिल के बारीक चूर्ण है, क्या दे रखे हैं, निकिल के बारीक चूर्ण है, और उसको 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के रूप में आप, मतलब इसमें क्या है, इतना टेम्परेचर, इसका तापमान इसमें रखेंगे, और निकिल क्या लेंगे हम यहाँ पे, कैटलिस्ट के रूप में ले लेंगे, कि रिएजेंट के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारा मीथेन गैस बनेगी, CH4 गैस बनेगी, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 मोल भी लिख सकते हैं आप आसानी से, तो CH4 यहाँ से निकल जाएगा और प्लस H2O भी मिलेगा, ठीक है, पानी भी निकलता है प्लस मीथेन गैस। मैं इस रिएक्शन को इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आप लोग भी अपने कॉमेंट में लिखिए और आप लोग के दिमाग में एकदम फीड हो जाए। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस कैसे बनती है। अगला क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इथिलीन। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका, एथिलीन का या फिर ईथीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद कर लीजिए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन, C2H4, ईथीन या फिर एथिलीन। अगला क्वेश्चन करते हैं, बेयर्स अभिकर्मक का सूत्र है, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, रिएजेंट क्या था, जो हम लोग तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रिएजेंट भी कहते हैं, इसी को कैटलिस्ट भी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, KMnO4 होता है, क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या होता है, पोटेशियम, आप लोग नाम के साथ फॉर्मूला याद कर लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नींबू के खट्टे स्वाद का कारण है, नींबू जो खट्टा होता है वो किस कारण से होता है, कौन सा अम्ल यहाँ पे पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड की एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, किसमें, सिरके में पाया जाता है, ठीक है। और टार्टरिक एसिड आप लोगों ने पढ़ा होगा किस में पाया जाता है, टैमरिंड ग्रेप्स में पाया जाता है, किसमें, टैमरिंड ग्रेप्स, मतलब अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और टमाटर में क्या पाया जाएगा, टमाटर में क्या पाया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा, किसमें, टमाटर में पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर ए ही बचेगा। क्या पाया जाएगा इसमें, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाएगा, क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल मिलेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप एक क्वेश्चन के साथ 4 चीज़ें याद कर लीजिए, ग्रेप्स में क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे मिलता है, टमाटर में मिलता है, ऐसे ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि C2H5OH, इथेनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को क्या करते हैं, दोनों की मोलरता, दोनों की मोलरिटी एकदम सेम है, मान लेते हैं 1 मोलर है, जैसे C2H5OH 1 मोलर प्लस H2SO4 भी 1 मोलर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या उत्पाद यहाँ पे बनेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या होगा, C2H5 प्लस OH माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस HSO4 माइनस, तो ये क्या करेगा, HSO4 माइनस C2H5 के साथ मिल जाएगा, और यहाँ से H प्लस OH माइनस के साथ जाकर के मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और प्लस जब ये HSO4 माइनस C2H5 के साथ मिल जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। यहाँ पे कीटाणु और एनायन को अलग करना था और आपको सीधा आंसर लाना था। निम्न यौगिकों में से कीटोन है, क्या पूछ रहा है, कीटोन। कीटोन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या होता है। यहाँ पे आप अगर ऑप्शन से आराम से देखेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे कि इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है, कैसे आसानी से इसको कैसे किया जा सकता है। आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा कीटोन के लिए, कीटोन के लिए फॉर्मूला होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला होता है
CnH2nOH। आपको इसी फॉर्मूले पर रख करके देखना है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए दोनों के लिए होता है, ठीक है। फॉर्मूले आप लोग को मैंने कई बार लिखवाया है, जितने फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको सभी का स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, और आप लोग स्ट्रक्चर ड्रा करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला रहेगा तो आप तुरंत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सीधा वैल्यू रखिए, यहाँ पे 2 और 3 और 4 कार्बन की बात कर रहा है, तो 2 कार्बन के लिए रखेंगे तो C2H4OH आ रहा है, क्या आ रहा है C2H4OH। तो यहाँ से क्या आ रहा है C2H5O, यहाँ पे कहीं दे रखा है C2H5O तो नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसे चेक करते हैं 3 के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 के लिए चेक करेंगे तो C3 3 दूनी 6 C3H6OH, यहाँ से भी कह रहा है C3H7O, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। ऐसे ही आप इसके लिए चेक करेंगे तो C4 और H कितना आ जाएगा C4H8OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या रहा है C4H9O आ रहा है, क्या रहा है C4H9O आ रहा है, क्लियर, C4H9O आ रहा है, यही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कीटोन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कीटोन किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी, C4H8O में, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यौगिक C6H10 निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन का सजातीय है। सजातीय मतलब उसके होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, होमोलॉगस सीरीज, मतलब उसी की श्रेणी में आता है। पहले आप देखिए C6H10 किस फॉर्मूले पे लाई करता है, ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अगर आप इसको पता कर पाते हैं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में से ये क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 6 दे रखी है, तो CnH यहाँ पे देखेंगे तो 2n-2 पे आप लाई करेगा, क्या लाई करेगा, तो देखेंगे आप 2 छंग 12 माइनस 2 गए 10 C6H10, इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन है, क्या है, एल्काइन। CnH2n-2 क्या दे रखा है, एल्काइन। अब आप देखिए एल्काइन यहाँ पे कौन सा है, एल्काइन यहाँ पे कौन सा है देख पाएंगे आप, तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इथाइन, क्या हो जाएगा, इथाइन, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो C2 4 में से 2 गए 2 C2H2, ये क्या हो जाएगा, एल्काइन। अगला क्वेश्चन देखिए CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, IUPAC नेमिंग पूछ रहा है। ये बहुत ही आसान, देखिए IUPAC के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप सबसे पहले किसका करते हैं, लेफ्ट साइड का करेंगे, फिर राइट साइड का करेंगे। तो इसके लिए लिखते हैं कैसे हम लोग, पहले के लिए क्या करते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। पहले के लिए जो लिखा होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेथेन था तो क्या लिख देंगे, मेथ लिख देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे सफिक्स के रूप में ऑक्सी लगा देंगे, मेथॉक्सी। और जो बाद में होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए अगर जो यहाँ पे एन होगा, एल्केन होगा तो एल्केन के लिए, एल्कीन होगा तो इन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा, 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ऑप्शन नंबर बी। 40 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। यहाँ पे 1 कार्बन था तो मेथॉक्सी हो गया, 2 कार्बन था तो एथेन हो गया, क्लियर। क्लियर हो गया। अगर जैसे आपको यहाँ पे इसी का कॉमन नेम, इसका सामान्य नाम पूछता तो क्या करते हैं आप, ये तो IUPAC नाम हो गया, सामान्य नाम पूछता तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं आसानी से इसको एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एथिल मेथिल ईथर लिख सकते हैं, अगर आपको सामान्य नाम पूछा जाएगा। ये IUPAC नेम था। IUPAC नेम आप लोग को याद होगा कि पहला जो रहेगा तो पहले के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सी लगाएंगे, इसके सफिक्स के रूप में, सफिक्स मतलब प्रत्यय के रूप में, और जो बाद में लगा होगा O के राइट साइड में, ये क्या है आप लोग को याद होना चाहिए, ये क्या होता है, ईथर होता है, ROR आपने देखा तो ये क्या होता है, ईथर होता है। ईथर के लिए IUPAC नेम ऐसे लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन, क्या लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन, या फिर क्या लिखते हैं आप लोग याद कर लीजिए, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। वहाँ पे 1 कार्बन था तो मिथॉक्सी मीथेन, क्लियर। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम, अभी जस्ट मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, HCHO, HCHO क्या था, HCHO। आपका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, डबल बॉन्ड O HCHO, ये क्या कहलाता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या था, सामान्य नाम था, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मीथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथेनल, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। इसमें क्या पूछ रहा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप लोगों से पूछ रहा है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए हम चेक करेंगे तो क्या होगा,
CnH2n+2 पे ये लाई कर रहा है, आप देख सकते हैं n=6 दे रखा है, तो Cn मतलब 2n+2, 2 6 12 2 14, ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, कट गया। अब C4H8 के लिए चेक करते हैं। C4H8 किस पे लाई कर रहा है? CnH2n पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है? CnH2n पे। C4H8 यहाँ से आ रहा है, और आप देख सकते हैं ये किसके लिए होता है? एल्कीन के लिए होता है। एल्कीन के लिए इसका मतलब एल्कीन और एल्काइन ही क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जबकि आप इन सभी के लिए चेक करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब एल्कोहल दे रखा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। अब इसको आसानी से बना सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे OH दे रखा है, ठीक है, AH3, यहाँ पे H2, तो क्या हो जाएगा? 3 2 5, 1 6, 1 7, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आसानी से, 3 2 5 1 6 1 7, C3H7OH, ये भी क्या है? सिंगल बॉन्ड सभी बने हैं, तो ये भी नहीं होगा। और बात करते हैं CH3O, तो CH3O आप लोग जानते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है। मीथेनॉल की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, CnH2n-2 का IUPAC नाम क्या है? बिल्कुल एकदम टुच्चा सा एकदम आसान सा सीधा साधा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है, कि ये किसका फॉर्मूला है, ये IUPAC नेम क्या है? CnH2n-2 आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या होता है? एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। CH3COH का IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड, जो कहाँ पे पाया जाता है? विनेगर, सिरके में पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1 2 कार्बन है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके सफिक्स में, उसके प्रत्यय के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ओइक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर 2 कार्बन है तो इथेन हो गया, और इसके लिए प्रत्यय के लिए हम क्या लिखते हैं? ओइक लिखते हैं, और ये एसिड भी लिखते हैं, इथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा, 32 का डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, HCOH का IUPAC नेम क्या है? 1 कार्बन है, क्या दिया? 1 कार्बन दिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? IUPAC नेम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। 1 कार्बन के लिए क्या हो गया? मीथेन, और इसके सफिक्स, इसके प्रत्यय के रूप में क्या हो जाएगा? ओइक हो जाएगा, और एसिड। अगला क्वेश्चन करते हैं, आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल क्या होता है। ऐसा कार्बन जो उस कार्बन से लिंक हो, ऐसा कार्बन जो उस कार्बन से लिंक हो जो खुद सेकेंडरी अल्कोहल हो, मतलब जो सेकेंडरी कार्बन हो। क्या हो? जो सेकेंडरी हो। सेकेंडरी का मतलब जो 2 कार्बन से घिरा हुआ हो। क्या हो? जो 2 कार्बन से घिरा हुआ हो। मतलब अब ये कार्बन जिस कार्बन से लिंक होगा, मतलब इस कार्बन पे क्या लगा होगा? हमारा OH लगा होगा। क्या लगा होगा? OH। अब देखिए इस कार्बन पे हमारा OH लगा है, तो अभी बोल रहा है कि यही कार्बन उस कार्बन से लिंक होगा जो खुद क्या होगा? सेकेंडरी होगा। क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यही आपका बन जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। और 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल हो गया, और अल्कोहल आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। क्लियर? अब इसका पूछ रहा है क्या? IUPAC नाम। तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसका नाम करेंगे। नाम कैसे करेंगे? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे जैसे OH ग्रुप लगा हुआ है, वहीं से हम लोग इसका नामकरण करना चालू करेंगे। तो 1 2 3 कहीं पे भी जाएंगे तो आपको 3 कार्बन की ही चेन मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, 2 पे क्या लगा है? मेथिल, 2 पे मेथिल लगा है, और 1 पे क्या लगा है? ऑल लगा है। क्या लगा? ऑल लगा है, और क्या ये 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो क्या बना लेगा? पहले ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। और यहाँ पे क्या लगा है? 2 मेथिल प्रोपेन, और 1 पे क्या है? ऑल है। 1 पे क्या हो जाएगा? ऑल। 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन वाला, या फिर 2 मेथिल 1 प्रोपेन ऑल, ठीक है। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही होंगी, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, या फिर 2 मेथिल 1 प्रोपेन ऑल। क्लियर हो गया? आपको स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए आपको सिर्फ नाम दिया था, कॉमन नेम, आपको पहले इससे स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना करेंगे जैसे, उससे फिर आपको IUPAC बताना है। अगला क्वेश्चन, CHCl3 का IUPAC नाम क्या होगा? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर सकते हैं, नहीं भी ड्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल रट गया होगा। 2012 में आए हुए क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के। क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। एक ही कार्बन पे आपको 3 क्लोरीन मिला है,
और एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, वो मीथेन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करें। एक आदर्श ईंधन की विशेषता है, एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए। एक आइडियल फ्यूल की विशेषता क्या है, एक आइडियल फ्यूल की विशेषता क्या है, जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, जिसका कैलोरी मान, जिसमें कैलोरी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वही क्या होगा, एक आदर्श ईंधन कहलाएगा। क्लियर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अगला क्वेश्चन क्या है कि CH3 CH2 COH का IUPAC नेम। तो 1 2 3 कार्बन है, कितना कार्बन दे रखा है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेन। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन। और आप देख रहे हैं कि COOH है, तो आप लोग को पता होगा कि इसके प्रत्यय के रूप में, इसके सफिक्स के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेनोइक ओइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए हर बार आप नोट करके लिख लीजिए कि आपको IUPAC से, आपको देखिए होंगे जब बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आया था IUPAC का। आप ये जान लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका IUPAC से कन्फर्म है, इसीलिए मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन आज करा दे रहा हूँ IUPAC के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है, किसमें, वेल्डिंग में कौन सा प्रयोग किया जाता है, लोहा वेल्डिंग करने के लिए, स्टील वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल यहाँ पे की जाती है, या फिर कौन सा पदार्थ यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किसी को पता है यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग याद कर लीजिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन का। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिलीन को C2H2 कहते हैं। क्या कहते हैं, C2H2 कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एल्डिहाइड समूह का सूत्र है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एल्डिहाइड का आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है। और COH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। OH किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए होता है। CO किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। किसके लिए होता है, कीटोन के लिए होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा RCOR, ये क्या होता है, कीटोन होता है। और RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और RCOOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। अब 4 फंक्शनल ग्रुप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, फिर से IUPAC वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आप लोग ऐसे अगर जब आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखे होंगे, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे रखे होंगे, तो आप नामकरण वहीं से चालू करेंगे, मतलब आप नंबरिंग वहीं से चालू करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे आता है। ठीक है, अगर आप इधर से करेंगे तो बाद में आएगा, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। इसीलिए आप लोग कहाँ से चालू करेंगे, जितनी जल्दी मतलब आसानी से, मतलब जिसको सबसे पहले आपको मिल जाए डबल बॉन्ड, तो आप 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 के लिए क्या हो जाता है, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और आप देख रहे हैं 1 पे क्या लगा है, ईन लगा है, तो ब्यूट 1 ईन क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ब्यूट 1 लिखिए, ईन लिखिए, या फिर 1 ब्यूटीन लिखिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ईन हो गया, और उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता है। एल्केन के लिए एन होता है, एल्कीन के लिए ईन होता है, और एल्काइन के लिए क्या होता है, आइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन, एथिलीन का अणुसूत्र पूछ रहा है। एथिलीन का अणुसूत्र आप लोगों से पूछ रहा है, अभी मैंने हम लोगों ने करा था ऑप्शन नंबर बी C2H4। एथिलीन कहिए इसको, ईथीन कहिए आप लोग। एथिलीन बराबर ईथीन, CnH2n बराबर C2H4, CnH2n, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं, जो साइक्लिक होते हैं। जैसे आप लोगों ने बेंजीन पढ़ा होगा, आप लोगों ने साइक्लोप्रोपेन पढ़ा होगा, साइक्लोब्यूटेन पढ़ा होगा, साइक्लोपेंटेन पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड, जो साइक्लिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ से इसका मेन सोर्स, इसका कहाँ से मिलता है, ये ज़्यादा करके कोल तार से मिलता है। कहाँ से मिलता है, कोल तार से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी।
कहाँ से मिलता है? कोल तार से। याद कर लीजिए आप लोगों ने, एरोमेटिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है? कोल तार से मिलता है। जितने भी सोर्स हैं लगभग कोल तार से ही मिलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, शराब में निम्न में से क्या होता है? अब देखिए शराब की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? लीकर की बात कर रहा है, लीकर की बात कर रहा है। शराब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीकर कहते हैं। लीकर में निम्न में से क्या पाया जाता है? ये जो सब लोग अभी तक जानते होंगे कि वाइन कहते हैं। वाइन क्या होता है? एक प्रकार की शराब की वैरायटी होती है। क्या होती है? वैरायटी। अब सोच रहे हैं सर आपको वैरायटी किस लिए पढ़ा रहे हैं शराब की? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि शराब को वाइन कहते हैं, लेकिन शराब को क्या कहते हैं? लीकर कहते हैं। इसमें सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। तो शराब निम्न में से क्या किस में पाया जाता है, मतलब इनमें शराब में क्या पाया जाता है, यही पूछ रहा आपसे। क्वेश्चन नंबर 28, क्या पाया जाता है? इथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? याद हो गया आप लोगों को? इथेनॉल मिलता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, CH3CHO का IUPAC नेम। 2 कार्बन है, कितना कार्बन रखा? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एथेन। और यहाँ पे क्या है? CHO, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? इथेनॉल्डिहाइड। ये क्या होगा इसका कॉमन नेम होगा इथेनॉल्डिहाइड, ठीक है। इसका हमने कॉमन नेम बताया है। ये देखिए पॉलिटेक्निक 2014 में आया वो क्वेश्चन है। अब देखिए हर बार 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब एक भी बार खाली नहीं गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका IUPAC क्या लिखेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके सफिक्स के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? अल। एल्डिहाइड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अल। और उसके बाद फिर अल्कोहल के लिए ऑल, अल्कोहल के लिए ऑल इस्तेमाल करते हैं। और एसिड के लिए ओइक इस्तेमाल करते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। और कीटोन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, CH3C, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। आपको इसका बताना क्या है? आपको इसका बताना है IUPAC नामिंग, IUPAC नेमिंग बताना, IUPAC नामकरण करना है आपको इसका। तो नेमिंग कहाँ से चालू करेंगे? जहाँ से जल्दी से आसानी से मिल जाए आपको। 1 2 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मेथ एथ प्रोप। क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोप। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1 आइन। क्या लिखिए आप इसको? प्रोप 1 आइन लिखिए, या फिर 1 प्रोपाइन लिखिए, 1 प्रोपाइन लिखिए, या फिर इसको आप सिंपली प्रोपाइन भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 30 का ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है। सजातीय श्रेणी मतलब होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहा है। आपको यहाँ पे बताना सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण मतलब इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया, इसके गुणों से क्वेश्चन आ गया। तो आप लोगों ने इसको याद किया होगा कि सजातीय श्रेणी के गुण क्या होते हैं। यौगिकों का अभिक्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। अभिक्रियात्मक समूह मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप समान होना चाहिए। क्या होगा? इसका फंक्शनल ग्रुप सभी कंपाउंड्स में क्या होगा? सेम। जैसे आप एग्जांपल करते हैं अल्कोहल की, तो मीथेनॉल में क्या होगा? OH ग्रुप, मतलब OH ग्रुप सभी में कॉमन होगा। अभी क्या एक कार्बन है, अब आप यहीं पे CH3 CH2OH ले लीजिए, क्या हो जाएगा? इथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या ले सकते हैं? CH3 CH2 CH2OH, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सभी में OH ग्रुप एक बार ही लगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सभी होमोलॉगस सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप सभी का क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। एल्केन CnH2n+2 वाले सामान्य सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य क्या है? 2013 में आप देखिए 4 क्वेश्चन आ गया, और 2014 में भी कितने हो गए थे? 3 क्वेश्चन। 4 और 3 क्वेश्चन सोचिए आप, सिर्फ पॉलिटेक्निक में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ IUPAC से, सिर्फ और सिर्फ IUPAC। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशराइज आप लोगों को कर रहा हूँ। आप लोग देखिए CnH2n+2 वाले सामान्य सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य क्या है? चौथा सदस्य मतलब किसकी बात कर रहा है? 1 2 3 4 ब्यूट की बात कर रहा है। और 2n+2 आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि एन के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्केन के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। खुली श्रृंखला मतलब क्या होगा? कि जो साइकिल में नहीं हो। खुली श्रृंखला मतलब जैसे ये क्या हो गया? खुली श्रृंखला हो गई। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन चेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओपन चेन कहेंगे। अब देखिए ओपन चेन क्या हो सकता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंजीन, बेंजीन तो नहीं होगा। साइक्लोप्रोपेन अभी मैंने बताया था, ये साइक्लो पहले से ही लगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी कट गया। पायरिडीन नहीं होगा। पायरिडीन मैंने आप लोगों को बताया था C6H5N। क्या होता है? C6H5N होता है, जिसमें आप लोगों को मैंने स्ट्रक्चर बताया था। यहाँ पे N लगा होता है, उसके बाद यहाँ पे आपके बॉन्ड्स बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? ये भी एक साइक्लोप्रोपेन की तरह ही, ये भी क्या होता है? साइक्लिक होता है। बेंजीन की तरह ये भी साइक्लिक होता है। ये क्या हो गया? C6H5N। ये पायरिडीन ये भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी एथेन।
मीथेन क्या हो जाएगा, खुली श्रृंखला का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IUPAC पद्धति में यौगिक का नाम है, इसका नाम बताइए आप लोग जल्दी से। तो सबसे पहले आप लोग नेमिंग करते समय क्या करते हैं, सबसे लंबी चेन पता करते हैं। क्या पता करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला पता करते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, चलिए मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जान लीजिए आपको क्या दे रखा है, CH3 और यहाँ पे भी दे रखा है आपको CH3 और यहाँ पे दे रखा है आपको OH। यही आपको नाम बताना है इसका। आप देखिए सबसे लंबी श्रृंखला पहले पता करना है। सबसे लंबी श्रृंखला कैसे हो जाएगी, 1 2 3, क्या बन जाएगी 1 2 3। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे अल्कोहल तो 2 नंबर पे लगा था, तो अगर हम यहाँ पे 2 नंबर से चालू करेंगे तो आप देखेंगे तो 1 2 सिर्फ आप 2 कार्बन पे ही मैक्सिमम जा सकते हैं। आप इधर जाएंगे तो भी 2 कार्बन। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले वरीयता किसकी देनी होती है, सबसे पहले वरीयता आपको लंबी चेन की, लंबी श्रृंखला की वरीयता देनी होगी। तो 1 2 3 आप देखेंगे। अब इसका नामकरण करिए तो 2 पे क्या लगा है, मोथिल, 2 पे क्या लगा है, ऑल लगा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, क्या लिख सकते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और एक सिंगल बॉन्ड्स है तो प्रोपेन ही हो जाएगा, और 2 ऑल, अल्कोहल था तो ऑल हो जाएगा इसके सफिक्स के रूप में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है आपको, 2 मेथिल प्रोपेन ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन ऑल 2। आप इसको लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, मैंने आपको बताया प्रोपेन 2 ऑल लिखिए या फिर प्रोपेन ऑल 2 लिखिए या फिर 2 प्रोपेनॉल लिखिए, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। C2H5 CHO का IUPAC नाम है, मतलब ये आपको यही सिंपली लिख रखा है, CH3 CH2 CHO, 1 2 3 कार्बन है। आपको बस आपको सीधा बताना है इसका नाम क्या होगा IUPAC। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, कार्बन के किन्हीं 2 सहसंयोजक बंधों के बीच कोण का मान होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में, जितने भी सहसंयोजक बंध बनेंगे उसके बीच में कोण मतलब एंगल कितना होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में कोण एंगल कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी होगी, थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिए। 109 डिग्री 28 मिनट। आप लोग इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे। कहाँ पे, क्लास 11th में जब आप लोग पढ़ेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन, क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि कार्बन कार्बन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा CH4 में आप क्या देख रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 होगा तो आप यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं और इसके बाद यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp3 होगा। इसी के हिसाब से आप इसका क्या पढ़ सकते हैं, इसी के हिसाब से आप इसका एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, याद कर लिया आप लोग 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए आप ये डिग्री लिखा है तो इसको डिग्री में पढ़ेंगे, और ये जब ये सेकंड के लिए होता है, क्या होता है, ये सिंगल अगर कॉमा लगा उसको क्या कहते हैं सेकंड, और डबल लगा हो तो क्या कहते हैं इसको, सेकंड से भी जो छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं, जैसे नैनो सेकंड हो गया, मिली सेकंड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि, कार्बन के यौगिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि कार्बन परमाणुओं में श्रृंखला मतलब स्वतः जुड़ने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कंपाउंड्स ये लोग बना पाते हैं, इसलिए कार्बन की यौगिकों की संख्या अधिक होती है, प्रकृति में अधिक पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, स्वतः जुड़ने की क्षमता, सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, चलिए आप लोग के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों को अगर मज़ा आया हो, क्या हुआ, अगर आप लोगों को क्लास में मज़ा आया हो तो आप लोग क्लास में एकदम फायर कर दीजिएगा। और जितने बच्चे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग जल्दी से अपनी फैमिली को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकें, जिससे आप लोगों को लिए और ढेर सारा क्वालिटी कंटेंट लाया जाए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे यहाँ पे लगातार इस लाइव क्लास को देख रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके बिना नहीं जाइए। अगर आपको मज़ा आया हो, इसलिए मैंने क्लास के बीच में लाइक करने के लिए नहीं बोला, कि अगर आपको वर्थ इट लगा हो क्लास में देखना, 50 मिनट देखना, अगर मज़ा आया हो तभी आप लोग क्लास को लाइक करिए और आप लोग जल्दी से 1000 तक पहुंचाने की कोशिश करिए, हम लोग की मदद करिए, क्योंकि भाई नया चैनल है तो आप लोगों का ही बहुत ज़्यादा
यहाँ पे आभार रहेगा अगर आप लोग हम लोग की मदद करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।